Good morning, my dear student. Let us start an important topic that is related with the soil structure. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर से, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्ले का पार्टिकल होता है और आपका सैंड का पार्टिकल होता है और जो ग्रेवल का पार्टिकल होता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका नेचर कैसा होता है, कि कौन सी सॉइल कोहेसिव होती है और कौन सी सॉइल कोहेसन लेस होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर में। अगर हम बात करें तो पार्टिकल सबसे पहले हम लेंगे दैट इज सिंगल ग्रेन पार्टिकल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज सिंगल ग्रेन पार्टिकल। देखिए सिंगल ग्रेन पार्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लो। सिंगल ग्रेन का मतलब होता है कि पार्टिकल एकदम अलग अलग है, उसके बीच में कोई भी फोर्स कोहेसन का काम नहीं करता है। मतलब कि ये पार्टिकल आपस में अटैच नहीं होते हैं, ये एकदम अलग अलग रहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर बात करें सिंगल ग्रेन साइज की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो कितना रहता है। तो सिंगल ग्रेन जो पार्टिकल होता है, इसमें जो साइज है पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन दैट इज 2 mm, ठीक है। तो इसमें जो साइज रहता है दिस इज द 2 mm के आसपास पार्टिकल का साइज रहता है, ठीक है। तो 2 mm से जितना ज्यादा पार्टिकल बड़ा होगा वो सारे पार्टिकल जो आपके आएंगे वो सिंगल ग्रेन में आएंगे। अगर मैं इसमें बात करूं सिंगल ग्रेन पार्टिकल की, अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है वो ग्रेवल रहेगा। क्या क्या रहेगा? दूसरी बात, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ग्रेवल रहेगा। उसके अलावा कोर्स सैंड रहेगी। क्या रहेगी? कोर्स सैंड। ऐसे पार्टिकल जो रहेंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिसके अंदर कोई कोहेसन नहीं रहता है दैट इज कॉल्ड सिंगल ग्रेन पार्टिकल, ठीक है। तो ग्रेवल आ जाएगा, कोर्स सैंड आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्रीडोमिनेंट फोर्स क्या होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रीडोमिनेंट फोर्स, प्रीडोमिनेंट जो फोर्स होता है इसमें ज्यादातर, क्योंकि देखिए ये पार्टिकल अलग अलग रहते हैं, इनके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसमें ऐसा पहली बात जो है कि जो सरफेस चार्ज है वो नहीं होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेंट फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अपने वेट के कारण जो भी फोर्स ये लगाते हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के ऊपर दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि बताइए जो सिंगल ग्रेन पार्टिकल होता है उसमें कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स लगता है, तो दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अगली बात करें जो सिंगल ग्रेन पार्टिकल है, सिंगल ग्रेन पार्टिकल्स मे बी डेंस और लूज। मे बी दो तरीके से हो सकता है, मे बी डेंस और क्या हो सकता है? लूज, ठीक है। दिस इज द लूज। डेंस हो सकता है, लूज स्टेट हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं यहां पे डेंस स्टेट की बात करूं और लूज स्टेट की बात करूं तो सपोज दैट कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दैट इज लूज स्टेट की। किसमें? लूज स्टेट। अगर लूज स्टेट में सॉइल रहेगी तो उसमें आप देखोगे कि जो पार्टिकल है, सपोज दैट कि आपके जो पार्टिकल ले रहे हो इस तरीके से, दिस इज द पार्टिकल, मान लिया इस तरीके से आपने पार्टिकल बनाए, ठीक, और आपने इसको मान लेते हैं कि ये लूज स्टेट में है, ये सिंपल क्यूबिक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज, इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज, ये जो है वो सिंपल क्यूबिक है। क्या है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये जो है आपका लूज स्टेट में है, तो इस केस में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो ये है कि ये लूज स्टेट में स्टेबल रहेगा। पहला ये है, दिस इज द क्यूबिकल अरेंजमेंट, क्यूबिकल
अरेंजमेंट। क्यूबिकल इसलिए देखो, आप इसको देखोगे तो ये क्यूब जैसा नजर आएगा, जैसे आप क्यूब देखते हो वैसे इसका स्ट्रक्चर टॉप व्यू में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये टॉप व्यू में है। कैसा है? टॉप व्यू में हम लोग इसको देख रहे हैं। क्लियर? तो ये देखोगे दिस इज द क्यूबिकल, ठीक है। तो क्यूबिकल ये नेचर रहेगा। तो आप देखोगे दिस इज द क्यूबिकल, दैट इज क्यूबिकल इन नेचर, क्यूबिकल अरेंजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिकल अरेंजमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेबल अंडर स्टैटिक और लो डायनामिक फोर्स, दूसरा है स्टेबल अंडर स्टेबल अंडर लो, स्टेबल अंडर स्टैटिक और लो डायनामिक फोर्स और लो डायनामिक फोर्स, ठीक है। स्टेबल अंडर स्टैटिक मतलब इस पे अगर कोई बहुत ही आराम से लोड लगाओगे तब तक ये स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे इसको डिस्टर्ब करोगे, वाइब्रेशन दे दोगे, तब ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो दैट इज स्टेबल अंडर स्टैटिक और लो डायनामिक फोर्स। इसकी एक खास बात है कि इसका जो वाइड रेशियो होता है, मैक्सिमम वाइड रेशियो, देखिए मैक्सिमम वाइड रेशियो कब रहेगा? लूज स्टेट में रहेगा, और जो मिनिमम वाइड रेशियो रहेगा वो डेंसेस्ट स्टेट में रहेगा। तो ई मैक्स अगर मैं बात करूं तो ई मैक्स जो आएगा आपका, आप क्या पढ़ते थे? वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप ये बताइए कि सपोज दैट कि मैं यहां पे मानता हूं जो भी हमारा वॉल्यूम है, मान लेते हैं इसका डायमीटर डी है, इसका डायमीटर क्या है? डी है। तो आप देखोगे इसका जो पार्टिकल है वो मैं मान लेता हूं डी है, स्मॉल डी है। तो आप ये बताइए कि यहां पे टोटल जो वॉल्यूम आप लिखोगे, सपोज दैट टोटल में से अगर मैं सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये है क्या? सॉलिड एस है, दिस इज द सॉलिड, दिस इज द सॉलिड, ये मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, एस से जो डिनोट किया, दिस इज द सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड में अगर आप देखोगे टोटल वॉल्यूम अगर है डी क्यूब, ठीक है, ये डी क्यूब का मतलब इसका जो डायमेंशन मैं मान लेता हूं, दिस इज द क्यूब है, और क्यूब का जो डायमेंशन होता है वो मान लेते हैं डी है। तो डी क्यूब माइनस स्पेयर का अगर एक का निकालोगे π/6 इंटू डी क्यूब डिवाइड बाई सॉलिड का वैल्यूम आएगा π/6 इंटू डी क्यूब। यहां से सॉल्व करोगे तो 0.91 निकल के आता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ई मैक्सिमम कितना होता है इन केस ऑफ लूज स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे निकालते हैं? अगर आप देखोगे तो टोटल में अगर आप क्यूब बना रहे होगे तो क्यूब के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये आपका एक सॉलिड पार्टिकल है, और सॉलिड पार्टिकल अगर आप स्फेरिकल मान के करोगे तो स्फेयर का जो वॉल्यूम आता है वो π/6 इंटू डी क्यूब आता है। तो यहां से आंसर निकल के आता है ई मैक्स इक्वल टू 0.91। क्लियर? अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका पोरोसिटी भी बात कर सकते हैं। तो पोरोसिटी जो निकल के आता है अप्रोक्सीमेट 48% निकल के आता है, दैट इज 0.48। अगर आपको वाइड रेशियो पता है तो पोरोसिटी आप आराम से निकाल सकते हो, आपको फार्मूला पता रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरा डेंस स्टेट की, किसकी? डेंस स्टेट की। तो मैं डेंस स्टेट में यहां पे लिख रहा हूं दिस इज सेकेंड स्टेज, डेंस स्टेट, ठीक है, डेंस स्टेट। देखो डेंस स्टेट में क्या होता है कि जब आप इसको वाइब्रेट करोगे तो इसी स्ट्रक्चर को मैं वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेशन अगर आप कराओगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, काफी ज्यादा पार्टिकल इसके डेंस हो जाते हैं, ठीक है, वही पार्टिकल रहेंगे लेकिन डेंस हो जाएंगे इस तरीके से। इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो एफसीसी में बन जाता है। किस में बन जाता है? एफसीसी में बन जाता है। तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेंस हो जाएगा, और जो कि आप देखोगे दिस इज द एफसीसी, इसको बोलते हैं एफसीसी, एफसीसी दैट इज कॉल्ड फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखिए इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। एक्चुअली सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और एक जो होता है आपका फेस, और एक होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन आपको बस ज्यादा ध्यान देना यहाँ पे ये है कि जो पैकिंग होती है सिंपल क्यूबिक की पैकिंग कम होती है,
उसके बाद में अगर बात करें बीसीसी, उसकी पैकिंग उससे ज्यादा सिंपल क्यूबिक से ज्यादा होती है। और एक होता है एफसीसी, जिसको बोलते हैं फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये इस वाइब्रेशन के बाद में अगर आप देखोगे तो इसकी पैकिंग काफी अच्छी हो जाती है, इसके जो वाइट्स हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो रहेगा वो डेंसेस्ट स्टेट में रहेगा। इसका जो प्रॉपर्टी है वो मैं लिखता हूं, दैट इज, पहला प्रॉपर्टी है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट। उसके बाद में बात करूं ई मिनिमम, देखिए डेंसेस्ट स्टेट में कोई सॉइल रहेगी तो उसका वाइड रेशो क्या होगा, कम से कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अब क्लोजर आ चुके हैं। जब पार्टिकल क्लोजर आएंगे तो आप देखोगे क्या कि उसका जो भी इसके बीच में स्पेसिंग होगी वाइड होगा, ये छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो ई मिनिमम जब आप देखोगे तो ई मिनिमम आपका जो भी वैल्यू आएगी वो आप इस तरीके से देख सकते हो, दैट इज 0.35। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहां पे 0.91 आता है लूजेस्ट स्टेट में और यहां पे कितना आता है 0.35। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज द नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं पोरोसिटी आते हैं इसकी 27%। जब आपको वाइड रेशियो पता है तो पोरोसिटी N=E/1 से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो चाहे वाइब्रेशन करा दो या इसको कह सकते हो डिस्टरबेंस करा दो, डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को हम लोग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बस इतना याद रखना है कि जो सिंगल ग्रेन पार्टिकल होता है इसमें जो प्रीडोमिनेंट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल होता है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सिंगल ग्रेन पार्टिकल में कोई कोहेशन नहीं होता, क्योंकि ये जो अकर करता है ये ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि आपका सैंड के केस में और ग्रेवल के केस में होता है। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जो मिनिमम वाइड रेशियो 0.35 याद रखना है, मैक्सिमम जो रहता है 0.91 याद रहता है। इससे ज्यादा आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। स्टेबल कब रहेंगे, ये आपके जब रहेंगे जब आप स्टैटिक लोड लगाओगे। स्टैटिक का मतलब है कि वो फिक्स होना चाहिए, ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, दैट इज आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। तो उसके बारे में हम लोग डील करेंगे कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है जब ये हमें समझ में आ जाएगा तो हम लोग क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे। और क्ले मिनरोलॉजी से हमको एक बात क्लियर होनी है कि वहां पे कौन कौन से क्ले मिनरल्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये फॉर्म होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हनीकॉम्ब। तो दूसरा स्ट्रक्चर है, दिस इज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स एक बात और है, जैसे आपको मैंने अभी बताया सिंगल ग्रेन पार्टिकल, अब आप ग्रेवल है, सैंड है, उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, आप सिंपल जान सकते हो। ग्रेवल की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, सैंड की उससे थोड़ा कम। तो इस तरीके से परमेबिलिटी उसके साइज पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ वाइट्स जो है उसका छोटा है या बड़ा है। बहुत अच्छे से परमेबिलिटी वाले टॉपिक में एकदम बिंदास तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है हमको जो पढ़ना है उसके हिसाब से हमको चीजें डील करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका जो साइज लाई करता है, साइज के हिसाब से मैं बात करूं तो साइज जो है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उनमें बनता है जिनका साइज 2 mm से लेकर के और 2 माइक्रोन के बीच पार्टिकल होता है। ऐसे जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में जो है आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है। दूसरी बात अगर हम करें कि ये जो है किसके किस में बनता है, तो दैट इज अकर्स इन किस पे आकर करेगा भाई? अब ये पहले बताओ इस पार्टिकल की रेंज किसके बीच है? 2 mm से 2 माइक्रोन। अब 2 माइक्रोन से छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्ले होता है, और उससे जो बड़ा पार्टिकल होता है और 75 माइक्रोन के बीच लाई करता है वो सिल्ट होता है। तो इसमें जो आपका अकर करेगा, अकर्स इन फाइन सैंड, दैट इज फाइन सैंड। ठीक है, फाइन सैंड जो होगी उसमें अकर करेगा क्योंकि फाइन सैंड इसके बीच लाई करती है। फाइन सैंड होगी और सिल्ट होगा, फाइन सैंड, सिल्ट एंड सिल्ट
एंड रॉक फ्लोर। रॉक फ्लोर का मतलब ये होता है कि जो भी रॉक टूटने के बाद उसके बॉटम पे छोटे छोटे पार्टिकल बिखर जाते हैं, उनमें कोहेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, जैसे सिल्ट में हो सकता है। क्ले जैसा पार्टिकल आपको रॉक फ्लोर में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, फाइन सैंड और सिल्ट में ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करें अगर, तो इसमें सबसे खास बात यह है कि जो पार्टिकल है दैट इज फोर्स डोमिनेंट, फोर्स एक्टिंग, दो फोर्स काम करेंगे। एक तो देखो यहां पे क्या है, पार्टिकल का खुद का कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि नीचे की तरह काम करेगा। जैसे मैंने अभी पिछले बारे में बात किया लेक्चर में, तो वहां पे भी आप देखोगे कि इसका खुद का वेट काम करेगा, यहां पे देखोगे खुद का वेट काम करेगा WS। तो इस तरीके से नीचे की तरह क्या करते हैं, वेट काम करता है। ठीक है, तो आप ये देख पाओगे, तो यहां पे दो फोर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरा जो है सरफेस है, कौन सा, दैट इज सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा हुआ, देखिए जब आपके पास सिल्ट आएगा तो सिल्ट में कुछ ना कुछ जो है प्लस माइनस वाले पार्टिकल आ जाते हैं, तो उनके सरफेस पे क्या है कि चार्ज आ जाता है। जब चार्ज आ जाएगा तो कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस होगा, तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो जाता है और प्लस प्लस का रिपल्सन हो जाता है। तो आप देख पाओगे कि सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें रहता है, बट वेरी लेस, बट वेरी लेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बट वेरी लेस। ठीक है, एज कंपेयर टू कोहेसिव सॉइल, बट वेरी लेस एज कंपेयर टू क्ले। ठीक है, जो क्ले सॉइल होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उससे बहुत ही कम होता है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वहां से हम चीजें देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या फिनोमेना समझना है कि जो पार्टिकल है इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, कुछ देर के लिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम के थ्रू। सपोज दैट ये कब आकर करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सपोज दैट कि आपके कुछ पार्टिकल अलग अलग थे इस तरीके से, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल यहां पे थे इस तरीके से, दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, और कुछ पार्टिकल यहां पे इस तरीके से थे। ठीक है, दूर दूर थे, रैंडम ओरिएंटेशन मान लो। क्लियर, कुछ देर के बाद ये क्या किए, सेटल किए। क्या किए, सेटल किए। मान लें इनके अपने वेट के कारण किसी पानी में सेटल कर रहे हैं, ठीक है, किसी सोल्यूशन में सेटल कर रहे हैं। जब ये सेटल करेंगे तो आपस में थोड़ा आसपास आएंगे, इस तरीके से आप देखोगे जुड़ जाएंगे। ये भी पार्टिकल नीचे आएगा तो आपस में कुछ ना कुछ तो आपस में जोड़ बन जाएगा, ये भी कुछ ना कुछ आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन फिर से फर्दर जब देखोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल जब मिलके बन गए तो इनका वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वेट बढ़ जाएगा तो आप देखोगे फिर से इनकी सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब ये सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आप देखोगे कि आपस में मिल करके ये एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से रहेगा, दिस द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है, दिस इज द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। आप देखोगे कि इसमें एक, जैसे आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो, जो मधुमक्खी अपना शहद जिसमें रखती है, बनाती है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे बना होगा, ये आकर के यहां जुड़ गया, ये वाला यहां जुड़ गया, इस तरीके से पार्टिकल अपना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर, तो हो सकता है बीच में भी कुछ हो, इसके बीच में भी हो सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, बिल्कुल जरूरी कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को हम लोग यहां पे इसके पैरामीटर्स को पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर तब तक स्टेबल होगा जब तक कि इस पे कोई बहुत ज्यादा फोर्स एडिशनल नहीं लगेगा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए अपने वेट के कारण ये पहली बात तो सेटल हुआ, तो कुछ ना कुछ इसमें आपस में देखो, एक कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है। तो जो ये कांटेक्ट है वो सरफेस चार्ज के कारण है, और कुछ इसका वेट के कारण भी इसका जो है आपस में स्टेबिलिटी है। तो दो फोर्स इसमें प्रीडोमिनेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल एंड सरफेस चार्जेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। देखो इनके बीच में ये क्या है, दिस इज द वाइड है, क्या है, वाइड है, ये भी क्या है, वाइड है, ये भी क्या है, वाइड है, ये क्या है, दिस इज द वाइड, दिस इज द
वाइड। तो आप देखोगे कि यहां पे वाइड है, वाइड जब इसका देखोगे बहुत ज्यादा रहता है तो इसकी परमेबिलिटी भी क्या होगी, हाई, क्योंकि वाइड रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर वाइड का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी परमेबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। तो इसमें एक बात और लिख सकते हो, यहां पे मैं पॉइंट को डिनोट करता हूं, हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, ठीक है, हाई परमेबिलिटी, ये खास बात इसकी होती है, क्लियर। हाई परमेबिलिटी के साथ साथ में इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है, दिस इज द बियरिंग कैपेसिटी, वो भी हाई होती है। बियरिंग कैपेसिटी कब तक हाई होगी इसको देखेंगे। बियरिंग कैपेसिटी इज मोर, ठीक है। उसके बाद में एक और बात है, दैट इज लार्ज वाइड रेशियो। इसको पॉइंट को मैं यहां पे डिनोट करता हूं, दिस इज द फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ, दिस इज द फोर्थ। लार्ज वाइड रेशियो, लार्ज वाइड, ठीक है, लार्ज वाइड, बड़ा वाइड है क्योंकि देखिए यहां पे स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा है। अब फ्रेंड्स लार्ज वाइड था, परमेबिलिटी ज्यादा थी। बेयरिंग कैपेसिटी, ये जो पैरामीटर आप देख रहे हो, वो सारे पैरामीटर जो मैंने लास्ट के यहां पे डिनोट किए, दिस इज द पॉइंट, दिस, यहां से दिस एंड दिस, ये सारे पैरामीटर्स तब तक वैलिड हैं फॉर स्मॉल लोड्स, फॉर अनब्रोकन स्ट्रक्चर, अनब्रोकन स्ट्रक्चर। इस बात का एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। अनब्रोकन स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर ये टूट जाता है तो जब ये टूट जाएगा, देखो जब ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा आफ्टर वाइब्रेशन, मान लेते हैं वाइब्रेशन देने के बाद आप क्या देखोगे कि इसके जो पार्टिकल होंगे सब ऐसे एक दूसरे के पास आ जाएंगे वाइब्रेशन के बाद, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि इनके बीच में वाइड रेशियो आप कम पड़ गया। जब वाइड रेशियो जो है, इसका साइज जो है कम पड़ जाएगा तो आप देख पाओगे कि इसकी परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ते हैं। तो आफ्टर वाइब्रेशन ये क्या हुआ, डिस्टर्ब करने के बाद ये सब कोलैप्स कर गए, तो ये कोलैप्सिबल हो जाता है, क्या हो जाता है, कोलैप्सिबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखना है। अब देखो इसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में जब तक कोहेशन था, ठीक है, आसपास से जो सरफेस चार्ज था तब तो वो स्टेबल थे, तब इसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक थी। लेकिन ज्यादा लोड अगर उस पर आप लगा दोगे तो वो ब्रोक कर जाएगा, ब्रोकन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप देखोगे वो लूज स्टेट में पहुंच जाएगा, जिससे क्या है कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, परमेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाइड हाई जो है वो लो हो जाएगा। तो ये पैरामीटर तब तक वैलिड है जब फॉर अनब्रोकन स्ट्रक्चर। अनब्रोकन का मतलब वो टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन अंडर द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक सरफेस फोर्सेस। इसकी एक खास बात यह है, मैं यहां पे पॉइंट को डिनोट करता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि पार्टिकल्स आर सेटल्स, पार्टिकल्स आर सेटल अंडर स्ट्रॉन्ग gravitational force and weak surface charges and weak surface charges। क्या रहता है, वीक सरफेस चार्जेस। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए क्या है कि जब इसमें देखो यहाँ पे क्ले ले तो है नहीं, क्ले जब होती तो स्ट्रांग सरफेस चार्ज लगता है, क्योंकि उसके में क्या होता है कि क्ले मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पे प्लस माइनस का ज्यादा प्रेजेंस रहता है, अटैच पार्टिकल रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ सिल्ट है, तो सिल्ट में इतना ज्यादा कोहेशन नहीं होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और अगला पॉइंट मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस इज द 8th पॉइंट। ये क्या कह रहा है, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप, इन दिस स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स forms a bridge over वाइड्स। देखिए ब्रिज ओवर वाइड्स कैसे बना, ये देखिए थोड़ा सा, ये वाइड है, खाली स्थान है बीच में, इसको मैं बात कर रहा था। इस वाइड्स के ऊपर आप देखोगे एक तरीके का ब्रिज है। ब्रिज जैसे हम लोग नदी के ऊपर ब्रिज बनाते हैं, वैसे यहां पे एक भी क्या हो जाता है, ब्रिज बन जाता है। तो इस तरीके से पार्टिकल को हमने डिस्कस किया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे,
अगली बात यह है कि ये जो पार्टिकल हैं ये आपके क्या कह सकते हो, एक खास पॉइंट यहां और लिख सकते हो, स्टेबल अंडर स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड, ठीक है, ये स्टेबल रहते हैं अंडर स्टैटिक लोड एंड डिसऑर्डर अंडर डायनामिक लोड, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएंगे कब, तो आप इसको देख सकते हो, दिस इज द स्टेबल, दिस इज द स्टेबल और दिस इज द अनस्टेबल, अनस्टेबल, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या डिस्कस किया, फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर और सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आपका अगला टॉपिक है डिस्पर्स स्ट्रक्चर और डिस्पर्स एंड फ्लक्युलेंट। तो दो पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, एक तो आपका क्या है डिस्पर्स है और दूसरा क्या है आपका फ्लक्युलेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो उनको थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तो होता है डिस्पर्स और एक होता है फ्लक्युलेंट, और दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझेंगे क्या होता है, वहां से अपनी हम प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट इज स्टार्ट फ्लक्युलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, उसमें डिफरेंशिएट अगर हम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से चीजें आपकी अच्छी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डिफरेंशिएट से क्या होता है कि चीजें लॉन्ग टर्म थोड़ा सा हमको याद रहते हैं, रिमेंबर रहते हैं, तो कोशिश ये करना है कि उसको हमको डिफरेंशिएट कर ले, फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, आपका डिस्कस करेंगे फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट इज सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉपिक की, दैट इज फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो दिस इज द फ्लक्युलेंट एंड डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक, फ्लक्युलेंट एंड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं दो कॉलम में डिवाइड करता हूं और इनको हम थोड़ा समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। एक साइड में मैंने लिखा फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर और दूसरे साइड में मैंने लिखा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कि फ्लक्युलेंट और डिस्पर्स स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है, ये ज्यादातर, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहां पे ये ज्यादा किस सॉइल में पाया जाता है। जो फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है, आप देखोगे कि जो मरीन सॉइल होती है उसके बॉटम पे जो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो लेक ऑफ बॉटम होता है, उसके जो बॉटम पे फॉर्मेशन होता है, उसमें आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर रहता है। तो अब सबसे पहले खास बात यह आती है, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर वहां पे मिलेगा जहां पे पार्टिकल आपको क्लेई नेचर में ज्यादा रहेंगे, और जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्लेई का परसेंटेज या क्ले मिनरल का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज तो हमको थोड़ा सा समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इट अकर्स ऑन द bottom of sea or ocean, that is marine soil, ठीक है। मरीन सॉइल में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। जो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होगा वो आपको, दैट इज इट अकर्स ऑन द बॉटम ऑफ लेक, on the bottom of lake, ठीक है, बॉटम ऑफ लेक, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना। दैट इज कॉल्ड लैक्स्ट्राइन सॉइल, जो आपने पढ़ा था लैक्स्ट्राइन सॉइल, ठीक है। थोड़ा डीप में जाते हैं, लैक्स्ट्राइन सॉइल में आपको मिलेगा, वहां पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर रहता है। दूसरी बात, अगला पॉइंट की मैं बात करूं, दिस इज द अकर्स इन नेचुरल क्ले डिपोजिट
occurs in natural clay deposit, occurs in natural clay deposit, नेचुरली जो सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है, उसका जो क्ले का डिपोजिशन होता है, नेचुरली का मतलब रिवर के वाटर के फ्लो के कारण वहां पे आप देखोगे कि जो पार्टिकल सेटल होके आपका ओशियन के बॉटम पे जो क्ले का फॉर्मेशन होगा, दैट इज फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अकर्स इन फिल, ज्यादातर अकर्स इन फिल एंड रीमोल्डेड सॉइल, ज्यादातर कहां पे अकर करता है, रीमोल्डेड सॉइल डिपॉजिट्स। ठीक, रीमोल्डेड सॉइल डिपॉजिट्स। उसके बाद ये कैसे फॉर्म हुआ था, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन इन सस्पेंशन अंडर स्ट्रॉन्ग सरफेस फोर्स, फ्रॉम व्हेन that is from when particles settle down, जैसे आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट, उसमें आपने सेडिमेंटेशन और फ्लक्चुएंट टैंक के बारे में पढ़ा होगा। तो फ्लक्चुएशन क्यों करते थे, फ्लक्चुएशन इसलिए करते थे कि जो पार्टिकल वहां पे छोटे छोटे थे उनको क्या करते थे, फ्लक्चुएशन करा के बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते थे ताकि वो सेटल हो जाए। तो सेटल डाउन इन सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है कि पानी में सोल्यूशन में वो सेटल करते हैं। तो सस्पेंशन अंडर स्ट्रॉन्ग सरफेस फोर्स। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, सरफेस फोर्स मतलब कि जब आपका फ्लक्चुएंट स्ट्रक्चर रहेगा उसमें बहुत ज्यादा क्ले के पार्टिकल रहते हैं तो उनके सरफेस पे प्लस माइनस चार्ज होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन उसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल का रहता है। तो ये सरफेस पे होता है, कहाँ होता है, सरफेस पे। ठीक है, और ये जो फिनोमेना होता है ये आफ्टर रीमोल्डिंग होता है, ज्यादातर डिस्पर्स आफ्टर रीमोल्डिंग। रीमोल्डिंग अभी आपको समझाता हूं क्या होता है, रीमोल्डिंग आफ्टर रीमोल्डेड। देखिए हुआ क्या, नेचुरली अगर कोई सॉइल प्रेजेंट थी उसको आप निकाल के बाहर लाए, अब पार्टिकल उसके दूर दूर जब जाते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो उनके बीच में कोहेशन था उस कोहेशन को छोड़ करके, वो उनके बीच में कोहेशन इतना अच्छा नहीं था, जब आपने उसको बाहर निकाला, रीमोल्डेड कंडीशन में लाए, उसको डिस्टर्ब आप कर दिए, तो आप देखोगे कि उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। जब पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं उसी पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज डिस्पर्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आफ्टर रीमोल्डिंग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, दैट इज 4, नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल का ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मेरा फेस किस साइड में है, इस साइड में है कि इस साइड में है। कई लोगों का फेस इस साइड में, कई का फेस इस साइड में, किसी का इस साइड फेस है, तो उसे बोलते हैं रैंडम। क्या बोलते हैं, रैंडम। तो जो ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स, इसमें जो ओरिएंटेशन होता है, नेक्स्ट मैं बात करूं, इसमें पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, पैरेलल ओरिएंटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल ओरिएंटेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये पूछ रखा है। इसमें जो ओरिएंटेशन रहता है दैट इज फेस टू एज ओरिएंटेशन होता है, फेस टू एज ओरिएंटेशन, इसको भी मैं समझाता हूं, फेस टू एज ओरिएंटेशन। इसमें फेस टू फेस होता है, दैट इज फेस टू फेस ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे ऐसा हुआ, फेस टू एज ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ कि जो क्ले का पार्टिकल होता है, पहली बात क्ले को समझो होता क्या है। जो क्ले होती है, क्ले ज्यादातर देखिए फ्लैकुलेंट स्ट्रक्चर ज्यादातर पाएगा जाएगा आपका क्ले में। तो क्ले जो रहती है वो फ्लैकी नेचर रहती है, फ्लैकी पार्टिकल होते हैं। क्ले के कैसे पार्टिकल होते हैं, फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं। क्ले इज फ्लैकी इन नेचर, फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं। अब ये फ्लैकी पार्टिकल्स कैसे होते हैं उनको थोड़ा सा देखना है। कुछ ही इस तरीके से अगर आप देखोगे जो पार्टिकल्स रहते हैं फ्लैकी इन नेचर, अगर आप देखोगे कुछ ही इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है, दिस इज द फ्लैकी। ठीक है, सरफेस पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि इस तरीके से फ्लैट होते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे। कुछ और पार्टिकल देख लो, दिस इज फ्लैकी, दिस इज फ्लैकी पार्टिकल, दिस इज अ फ्लैकी पार्टिकल। तो इसका जो नेचर होता है वो फ्लैकी होता है। क्ले के पार्टिकल कैसे रहते हैं? फ्लैकी। तो आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, सपोज दैट कि जो पार्टिकल था वो कुछ इस तरीके से था। दिस इज द क्ले का पार्टिकल है, फ्लैकी मैं बना रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे इसका जो चार्ज है, सपोज दैट दिस इज द पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है, और मान लिया यहाँ पे निगेटिव है, क्योंकि क्ले के पार्टिकल में आप देखोगे कि जो समुद्र का जो सी ओशियन का जो बॉटम होता है वहां पे आपको क्लोराइड भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा। तो नमक में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो आप इसलिए देख पाओगे यहाँ प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। सपोज दैट दूसरा पार्टिकल आकर के इससे अटैच हो गया, सपोज दैट कि एक पार्टिकल प्लस माइनस वाला दूसरा अटैच हो गया, मान लिया इस तरीके से आप देखोगे अटैच हो गया, ये दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस। फिर हो सकता है कि इधर से पार्टिकल आकर के अटैच हो गया, ठीक है, तो ये माइनस था तो प्लस से अटैच हो जाएगा, तो ये माइनस। फिर अगला पार्टिकल आ गया, इस तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कई लिंक बन जाते हैं। तो पार्टिकल आप उसमें देख पाओगे कि अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनता चला जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज द अरेंजमेंट। अगर आप ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो, दिस इज द प्लस माइनस, इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। कोई इसमें रैंडम रहता है, कोई ये नहीं कह सकते कि एक साइड में रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो इस तरीके से आ जाए, दिस इज द पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हो सकता है कि आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो। तो ये नहीं कह सकते कि आप इसमें जो पार्टिकल है वो एक ही साइड में होगा। हो सकता है कि ऐसे पार्टिकल लग गया, या माइनस प्लस से फिर से अटैच हो गया हो, दिस द माइनस, दिस द प्लस, फिर ऐसे बन गया। बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें बन सकते हैं, ठीक है। कई बार आप स्ट्रक्चर इसको बना सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं फेस टू फेस पे। इसमें जो ओरिएंटेशन रहता है ये कुछ इस तरीके से पार्टिकल रहते हैं, इसमें प्लस, इसमें माइनस। तो इसमें क्या रिपल्सिव फोर्स काम करता है ज्यादातर, क्योंकि जो लेक होता है, लेक जो बॉटम होता है, वहां पे जो पार्टिकल होते हैं वो सेम साइज चार्ज के ज्यादा रहते हैं। सेम चार्ज का मतलब होता है कि वहां पे जो क्ले के बॉटम पे देखोगे तो सेम चार्ज का मतलब है कि प्लस प्लस मिलेंगे ज्यादातर, या माइनस माइनस मिलेंगे। तो इसलिए इनका जो ओरिएंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दिस इज ये फेस टू फेस है, ठीक है। फेस क्यों? क्योंकि इसका ये चेहरा इधर है, इसका फेस इधर है। यहां पे ऐसा नहीं था, मान लो इसका फेस ये है लेकिन इसका ये थोड़ी फेस है, इसका फेस तो ये होगा। फिर तो यहाँ पे फेस टू एज होता है। मान ली ये इसका फेस है और ये इसकी एज है, तो आप देखोगे इसका जो ओरिएंटेशन होता है फेस टू एज होता है। लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस होता है, क्यों? इसका फेस से एक दूसरे से दिखाई पड़ रहा है, इसका फेस इससे दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ अरेंजमेंट आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें फेस टू फेस होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इसके बारे में। अगर आप इसमें खास बात और देखो कि अगर मैं पीएच को बढ़ा दूं, पीएच इज इंक्रीजेड, तो रैंडम ओरिएंटेशन और बढ़ जाता है। रैंडम ओरिएंटेशन इंक्रीजेस, मतलब अगर आपका पार्टिकल फ्लक्युलेंट है, अगर आपने उसमें क्या कहते हैं कि अगर आप पीएच उसमें बढ़ा देते हो, पीएच का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का बढ़ना, ठीक है। पीएच का मतलब एसिडिटी का बढ़ना, मतलब पीएच की वैल्यू को कम, पीएच अगर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर आप पीएच बढ़ा रहे हो तो पीएच बढ़ाने से क्या होता है? एसिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पीएच कब बढ़ेगी? ज्यादा, मान ले हमारी रेंज होती है 0 से 14 तक होती है, ठीक। तो आप देखते होगे कि जब एक तो H प्लस आयन होता है और एक OH माइनस आयन होता है, H प्लस और OH माइनस। अब pH का बढ़ने का मतलब है ये वाली वैल्यू थोड़ा ज्यादा बढ़ती है। जब OH माइनस ज्यादा बढ़ता है तो pH की वैल्यू क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। अब देखो क्या होता है, जब OH माइनस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आपने पढ़ा होगा, मैं याद दिलाता हूं आपको इन्वायरमेंट की एक बात, जब आपने वहां पे एल्यूमिना Al2O3 आप यूज किए थे, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18H2O प्लस आपने यहां पे ऐड किया था CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऐड करके आपने क्या किया था? एल्युमिनियम का एक फ्लॉग बनाया था। क्या बनाया था? एल्युमिनियम का एक फ्लॉग बनाया था। अब एल्युमिनियम का फ्लॉग जब आप बनाए थे तो आप देखो एल्युमिनियम क्या होता है? प्लस होता है, एल्युमिनियम क्या होता है? 3 प्लस होता है, और उसके पास में आपने देखा था बहुत सारे चीजें आकर के अटैच हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं। इनके ऊपर माइनस चार्ज रहता है, क्या रहता है? माइनस चार्ज रहता है, जो कि OH माइनस है। क्या है? OH माइनस है। ये आकर के अटैच हो जाते हैं किसके साथ में? आपका Al प्लस के साथ। तो एक तरीके का फ्लॉग बना लेते हैं। सेम चीज यहां पे भी अगर करती है कि सपोज दैट कि आपने इसमें जो है pH बढ़ा दिया, तो आप देखोगे इसका रैंडम ओरिएंटेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं।
अब कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको रैंडम ओरिएंटेशन रहता है, कोई जरूरी नहीं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहे, कुछ और भी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डील करते हैं। तो रैंडम ओरिएंटेशन में अगर हम देखें पार्टिकल का जो साइज है उसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है उनके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में, ईएस में पूछा है, तो उसको थोड़ा सा डील हम लोग कर लेते हैं। पार्टिकल का कैसा साइज रहेगा, मतलब क्या बियरिंग कैपेसिटी इसकी ठीक ठाक रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला है कि लाइट इन वेट, ये जो रहते हैं, इसी में बात कर रहा हूं फ्लक्युलेंट में, लाइट इन वेट, ये जो रहते हैं लाइट इन वेट रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बीच में थोड़ा सा इसका वाइड ज्यादा रहता है तो ये हल्के होते हैं, बट यहां वाइड ज्यादा नहीं रहता है तो हैवी इन वेट, ये क्या रहेंगे? हैवी इन वेट, ये इंपॉर्टेंट है, हैवी इन वेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाई वाइड रेशियो, अगला जो भी पॉइंट है, हाई वाइड रेशियो, हाई वाइड रेशियो, लो वाइड रेशियो, लो वाइड रेशियो। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, अगर आप देख रहे थे दिस इज द स्ट्रक्चर, फिर इसका अरेंजमेंट ऐसे हुआ, किसी का ऐसे हुआ, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट था, ठीक, इस तरीके से हो सकता है किसी का अरेंजमेंट ऐसे हो, ठीक है, फिर एक अरेंजमेंट आपने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे अरेंजमेंट हो गया, तो आप देखोगे कि इसमें जो स्ट्रक्चर था जो भी बनाया था हमने, ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट था, तो आप देख पाओगे कि इनके बीच में काफी खाली जगह बच जाती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इसकी जो है क्या कहते हैं वाइड रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे देखो स्पेसिंग कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी ज्यादा स्पेस है, सपोज दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे कि उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें वाइड ज्यादा रहते हैं, इसमें वाइड कम रहते हैं, जो वाइड का साइज रहता है इसमें वाइड का बड़ा रहता है, इसमें क्या रहता है? कम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ हाई वाइड रेशियो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाई परमेबिलिटी, देखिए खास बात यह है कि जिसका हाई वाइड रेशियो ज्यादा होगा तो पानी उससे आसानी से पास कर पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है उसकी परमेबिलिटी हाई रहती है। तो अगर आप फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर की बात करोगे तो दिस इज द हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, दिस इज द हाई परमेबिलिटी। और यहां पे अगर बात करोगे दिस इज द लो परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी। देखिए परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन विच वाटर पास थ्रू इट, वाटर उसमें कितनी आसानी से पास कर सकता है, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज लो कंप्रेसिबल, दैट इज लो कंप्रेसिबल, दिस इज द हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, ठीक है, हाई शियर स्ट्रेंथ, हाई शियर स्ट्रेंथ, इसकी जो है लो शियर स्ट्रेंथ। अब ये थोड़ा सा यहां पे एक आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि सर यहां आप लिख रहे हो हाई कंप्रेसिबल, ठीक, यहां पे आप लिख लो लो शियर स्ट्रेंथ, यहां पे आप बात कर रहे हो लो कंप्रेसिबल, यहां पे बात कर रहे हो सर आपका हाई शियर स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। देखिए जब तक इनके बीच में जो इनका प्लस माइनस का चार्ज था, ये सपोज दैट दिस इज द प्लस माइनस, कहीं पे भी जो चार्ज था प्लस माइनस, ये जब तक अपने अट्रैक्शन के कारण अटैच रहेंगे तब तो इनके बीच में बहुत ही यूनिटी बनी रहेगी, एक ताकत बनी रहेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन इनका जो सरफेस पे चार्ज है, अगर ये ब्रेक कर गया इनका स्ट्रक्चर, जो भी आपने इसका होल स्ट्रक्चर बनाया है जो कि फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर था, अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी जो आप देख पा रहे हो कि लो कंप्रेसिबल ये भी नहीं हो पाएगी, हाई शियर स्ट्रेंथ ये भी नहीं हो पाएगी, हाई परमेबिलिटी ये भी नहीं हो पाएगी, हाई वाइड रेशियो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो ये जो वैलिड है अनब्रोकन स्ट्रक्चर के लिए, किसके लिए? अनब्रोकन स्ट्रक्चर के लिए, अनब्रोकन स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा अनब्रोकन स्ट्रक्चर प्लस
स्मॉल लोड के लिए, किसके लिए? स्मॉल लोड के लिए, किसके लिए? स्मॉल लोड के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर जैसे ही हैवी लोड आप लगाओगे तो हैवी लोड से क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकता है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो सारी प्रॉपर्टी चेंज, हाई कंप्रेसिबल, क्योंकि स्ट्रक्चर जब ब्रेक करेगा तो आपस में ये बहुत जल्दी कोलैप्स करेगा नीचे की तरफ, तो कंप्रेसिबल तो हो ही जाना है। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी चेंज करना, उसके वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज होना, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। हाई शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है? शेयर का मतलब होता है कि लोड लगाओ और सॉइल उसको रजिस्ट करे, तो ये भी नहीं हो पाएगा फिर तो। हाई परमेबिलिटी, जो भी वाइट देख पा रहे हो, ये सब बड़े बड़े वाइट देख रहे हो, ये दब जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो उसकी हाई परमेबिलिटी भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी जो वैलिड है लो परमेबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो शियर स्ट्रेंथ, तो इस वाली कहानी को भी ध्यान रखना है। तो दोनों में अंतर आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, ये डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया और जो आपका फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। तो इस पे क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको अभी मैंने एक बताया फेस टू फेस ओरिएंटेशन और एक होता है आपका एज टू एज। तो इसमें क्वेश्चन में जैसे बात किया है, मान लिया ओरिएंटेशन की मैं बात करूं, थोड़ा सा बता देता हूं। सपोज दैट कि दिस इज द पार्टिकल, क्ले का पार्टिकल मैं बात कर लेता हूं। सपोज दैट मान लिया प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है मान लेते हैं, और दिस इज द निगेटिव, दिस इज द निगेटिव, इसके सरफेस पे मान लिया निगेटिव है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देखोगे दिस इज द एज है इसका, दिस इज द एज है, और ये जो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। इधर भी फेस होगा और इधर भी क्या होगा? फेस होगा। एज को ये बोलते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे फेस टू फेस कैसे हुआ, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये इसकी क्या हो गई? एज हो गई। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे फेस ये था और एज ये थी, तो फेस टू एज कनेक्शन था, तो इसका मतलब एज हम इसको बोल पाएंगे, फेस इसको, फेस इसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज जो क्ले पार्टिकल रहता है, जैसे फ्लैकी नेचर था तो मैंने यहाँ पे बताया था दिस इज द एज। अगर मैं बात करूं दैट इज, हाँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक और बात है यहाँ पे, कोलाइडल इन नेचर रहेगा। एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, जो क्ले रहता है, क्ले पार्टिकल दैट इज फाइन क्ले, इसको बोल सकते हो फाइन क्ले। ये जो फाइन क्ले होती है ये कोलाइडल इन नेचर होती है। कोलाइडल अभी बताता हूं, कोलाइडल इन नेचर। जैसे कोलाइडल पार्टिकल आपने पढ़ा होगा, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज माइक्रोन में होता है, 2 माइक्रोन से छोटा होगा वो कोलाइडल होंगे। कोलाइडल का मतलब पार्टिकल एकदम छोटा छोटा होता है और पानी में तैरता रहता है, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ही स्मॉल होता है, तो दैट इज कॉल्ड कोलाइडल। तो जो फाइन क्ले होती है, अगर उसको आप सोल्यूशन में घोलोगे, मिट्टी को मिलाओगे क्ले को और पानी में एक सस्पेंशन बनाओगे तो वो कोलाइडल इन नेचर होगा, ठीक है। आपने कोलाइडल सोल्यूशन भी पढ़ा होगा 12th के टॉपिक में, एक टॉपिक होता है कोलाइडल, तो वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, हम लोग पढ़ेंगे क्ले मिनरोलॉजी। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्ले मिनरोलॉजी, क्योंकि ये समझाना जरूरी था कि ये क्या होता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे पूछेगा कि क्ले कैसा एग्जाम्पल है, डिस्पर्स है कि फ्लक्युलेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये बात कर लेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती क्या नहीं होता, ये भी पूछ लेगा। उसके बाद पूछ लेगा कि सिंगल ग्रेन साइज किस में होता है, कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, कि सरफेस चार्ज ज्यादा होते हैं कि ये तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें सरफेस चार्ज जो फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसी वजह से पार्टिकल क्ले के आपस में चिपके रहते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा कोहेशन होता है। लेकिन अगर आप देखोगे सैंड के केस में उसमें कोई कोहेशन नहीं होता है, सिल्ट के केस में थोड़ा बहुत कोहेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।